मैं संजीव कुमार निसुरखा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से चौपाल फाउंडेशन के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहूँगा सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर। कई लोग और विशेषकर पढ़े लिखे लोग जैविक खेती ही प्राकृतिक खेती को कहते हैं और प्राकृतिक खेती जैविक खेती को कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये धारणा हम सबकी निकले, इसलिए हमें लगा कि इसके विषय में बताना बहुत अति आवश्यक है। जैविक खेती में जो संसाधन उपयोग होते हैं क्या वो पर्यावरण के हित में है। जैसे अगर हम कंपोस्ट की बात करें, कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक संसाधन है। कंपोस्ट खाद को हम गड्ढे में बनाते हैं और उस कंपोस्ट खाद को बनाने के बाद हम खेत में डालते हैं, जबकि जो वैज्ञानिकता है, कोई भी पौधे का भोजन वो पेड़ की जड़ों के पास बनता है, जबकि हमने कंपोस्ट के गड्ढे में खाद बना लिया और जब वहाँ पहुँचाया। दूसरी, कंपोस्ट खाद बनते समय जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वो वातावरण में जा रही है तो वो भी हानिकारक होती है। दूसरी चीज़, जैविक खेती का अगला संसाधन है वर्मी कंपोस्ट, यानी आइसिना फर्टिडा नाम का एक विदेशी जंतु जो केंचुए जैसा है वो पाला जाता है और उसके पालने के बाद वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केंचुए की विष्ठा कह सकते हैं, वो खेत में डाली जाती है। अब इस माध्यम से हमारा सवाल ये बनता है, क्या वो स्वाभाविक सहजता के साथ किसान डाल सकता है? खाली वो व्यापार करने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन वो स्वाभाविक उसमें सहजता किसान के लिए शायद नहीं आती है। दूसरी चीज़, एक तीसरा संसाधन और उपयोग होता है जो हरी खाद है। हरी खाद कोई भी जैविक खेती के जो लोग हैं या करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जैविक खेती में हरी खाद डालो और ज़मीन को कार्बन और जीवांश मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक कि कोई भी जो कच्चा फसल अवशेष है और हम काटने पीटने के बाद मिट्टी के साथ गला सड़ा देते हैं पानी लगा करके, तो क्या उस गले सड़े अवशेष में से कुछ गैसें निकलेंगी जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दूसरी चीज़, जो हरी खाद है उसमें से केवल टेम्परेरी कार्बन मिलता है खेत को, जबकि प्राकृतिक खेती का या सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य है हमारी ज़मीन को बलवान बनाना है। हमें टेम्परेरी नहीं चाहिए। टेम्परेरी का मतलब भगोड़ा कार्बन, यानी कुछ समय मेरे पास कोई व्यक्ति रहता है और वो कुछ समय बाद चला जाता है, यानी वो हमसे दूर हट गया। इसी प्रकार अस्थायी कार्बन हमें उस खेत में मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर परमानेंट कार्बन मिलता है तो प्रत्येक फसल के बाद हर बार गर्मियों में ढैंचा बुआने की, हरी खाद बुआने की बातें क्यों होती हैं? तो ये मोटे मोटे मैंने बहुत सूक्ष्म में अंतर बताने चाहे। दूसरी, जैविक खेती में जो भी इनपुट लगता है वो कहीं ना कहीं किसी सरकारी संस्थान या किसी कंपनी का उत्पाद बाज़ार से खरीद के लाया जाता है। आजकल तो लोग बेसन में मटर का आटा मिला के बेचते हैं और जैविक खाद तो हमें खेत में डालना है। हम ये सोच सकते हैं, जो लोग व्यापार के नाम पर खाने की चीज़ में मिलावट से बाज नहीं आ रहे, क्या वो खेत में डालने वाली चीज़ में बाज आएंगे? क्योंकि किसान को रिजल्ट का भरोसा दिखाकर वो कहीं ना कहीं घालमेल करते हैं। इसलिए जैविक खेती मुझे लगता है कि ये एक ठीक रास्ता नहीं है। प्राकृतिक खेती ठीक गाय के गोबर और गोमूत्र, गाय के गोबर में गाय की जो बड़ी आंत होती है, देसी गाय की बड़ी आंत होती है, उसमें 300 करोड़ से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु मौजूद होते हैं। उन जीवाणुओं को मल द्वार से बाहर आते हैं गोबर के द्वारा, और गोबर को 10 किलो गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन, ये सब डाल के हम जीवामृत के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणुओं को खेत में भेजने का काम करते हैं, जो खेत में जाकर के पौधे की जड़ों के पास पौधे का भोजन बनाकर पौधे को जड़ों को देने का काम करते हैं। इतना सा प्राकृतिक खेती में है।
आपको ना बाज़ार बीज लाना, ना बाज़ार से खाद लाना, ना कोई और संसाधन लाने, बाकी सब कुछ खेत पे से लगाना है। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। मेरी समझ में यही आया कि आपको मैं सूक्ष्म में बता सकूं। धन्यवाद।